हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। तो बच्चों, पिछले बीएसटी वाले सेशन में हमने हेनरी फ्योल के बारे में समझा था, उनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में समझा था, कुछ प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन भी किया था। आज के सेशन को हम थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, जहाँ पे हम हेनरी फ्योल के और भी सारे के सारे प्रिंसिपल्स, जो 14 प्रिंसिपल थे, उन 14 प्रिंसिपल्स को पूरा कंप्लीट करते हुए हेनरी फ्योल के पूरे कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक साथ खत्म कर देंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो में या फिर वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले अपने पूरे बॉटम ऑफ माय हार्ट से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मैं आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत प्यार देते हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से जब मैं आपका कमेंट्स पढ़ता हूँ। ऐसे ही बच्चों कमेंट्स डालते रहो, ऐसे ही बच्चों वीडियो शेयर करते रहो। अगर लोगों के साथ, बच्चों के साथ वीडियो शेयर करो। अगर आप लोग को अच्छा लगता है पढ़ाई, उनके साथ भी शेयर करो, शायद उनको भी अच्छा लगे पढ़ाई और हमारी कक्षा थोड़ी और बड़ी हो जाए। तो बच्चों, इस अच्छे और हैप्पी नोट के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो चलो कॉपी किताब निकालो, जल्दी जल्दी सेशन को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछले वाले सेशन में हमने हेनरी फ्योल के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन कर दिया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो सेशन पहले एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने हेनरी फ्योल की हिस्ट्री के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था और प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था। 6 अलग अलग प्रिंसिपल के बारे में बताया था। अगर उस वीडियो का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं अकाउंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बीएसटी क्लास 11th और क्लास 12 के लिए पढ़ाता हूँ, और सारे के सारे सब्जेक्ट के सारे प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाइए, चेकआउट करिए। अगर ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगता है तो बाकी सारे सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगेंगे। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। पहला प्रिंसिपल आज जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन्स। बच्चों, हेनरी फ्योल ने बोला है कि मैनेजमेंट में बहुत सारे अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक पॉइंट ये है कि हमारे पास जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका रेम्युनरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेम्युनरेशन मतलब जो पैसा उनको हम देते हैं उनके काम के लिए, तो वो पैसा अगर एडिक्वेट अमाउंट पे मिले, वो पैसा अगर उनको जितना चाहिए उतना मिले, तो वो अपना बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पाएंगे। जैसे होता है फूड हो सकता है, क्लोथ्स हो सकता है, शेल्टर हो सकता है। ये बेसिक नेसेसिटीज है लोगों की, जो अपने घर, उनको एक घर चाहिए होता है, उनको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए होता है, खाने के लिए खाना चाहिए होता है। ये सारी चीजें बेसिक नेसेसिटीज है। तो इंसान कमाता किस लिए है? इंसान काम इसलिए करता है क्योंकि उसको ये बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट कर पाए, एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलरी या फिर रेम्युनरेशन मिले जिसके बदौलत वो अपना बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट कर पाए। तो वही चीजें हैं remuneration of person। मतलब according to this principle, employees in the organization must be paid fairly और adequately। फेयरली और एडिक्वेटली उनको पेमेंट होना चाहिए। फेयरली मतलब हर महीने ठीक टाइम पे, ठीक डेट पे मिल जाना चाहिए, और एडिक्वेट मतलब इतना मिलना चाहिए जितने में वो अपना बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पाए। फेयरली मतलब टाइम पे मिलना, एडिक्वेटली मतलब इतना अमाउंट मिलना जितने अमाउंट में भी वो अपना बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पाए, जिससे कि उसको क्या मिलेगा? जिससे कि उसको मिलेगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। बच्चों, हर आंसर में एक कीवर्ड होता है, आपको उस कीवर्ड को हमेशा याद रखना है। जैसे इस पॉइंट में कीवर्ड है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जब भी कोई एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है तो वो उस कीवर्ड्स को ढूंढता है, उन कीवर्ड्स को ढूंढता है जो आपके आंसर में होने जरूरी है। अगर वो कीवर्ड्स आपके आंसर में नहीं है तो वो आपका मार्क काट देगा। तो इसलिए आंसर को, कॉन्सेप्ट को समझना तो जरूरी है, उसके साथ उन कीवर्ड्स को याद रखना जरूरी है जिन कीवर्ड्स की बदौलत आपको आपके आंसर्स में मार्क मिलेंगे। तो जैसे कि इस पॉइंट का कीवर्ड है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। The employees should be paid wages or salaries which would give at least a reasonable standard of living। बहुत बड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर नहीं भी मिलता है तभी रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना बेसिक नेसेसिटी पूरा कर पाए, जो मैंने आपको पहले समझाया। So this was the point about remuneration of person। एक इंसान, एक वर्कर या एक एम्प्लॉय जो आपके पास काम कर रहा है, वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैलरी मिले एंड फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी मिले। फेयर मतलब ठीक टाइम पे दे दो, एडिक्वेट मतलब जितना जरूरी है उसके लिए उसको उतना दे दो जिससे कि उसका बेसिक नेसेसिटी पूरा हो पाए, और एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कीवर्ड है, याद रखना बच्चों। जो जो अंडरलाइन में कर रहा हूं वो सारे के सारे कीवर्ड्स है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर मेरे साथ लिखते लिखते चलना। चलो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन refers to the concentration and authority in the few hands of top level। मतलब अगर मैं, मेरे टोटल ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट है। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, फिर से बोल रहा हूं, प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें वीडियोस है, एक बार पढ़ लेना। चलो बच्चों,
तो जब अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के जितने भी वर्कर्स हैं मेरे पास, जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो टॉप लेवल पे मैनेज करते हैं, खाली उन्हीं के पास पूरा मैनेजमेंट का पावर अगर रहेगा तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन थ्राइव कर पाएगा, सक्सेस की तरफ दौड़ पाएगा? नहीं। क्यों नहीं दौड़ पाएगा बच्चों? क्योंकि वो तो डिसीजन बना रहे हैं, लेकिन वर्किंग कंडीशन मिडिल लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल को ज्यादा पता है। तो इसीलिए एक पावर को डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है। ऑथोरिटी जो पावर, तो पावर ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो एक जन के हाथ में नहीं, या दो जन के या तीन जन के हाथ में नहीं रहना चाहिए। उसको थोड़ा सा तोड़ना होता है, सेग्रीगेट करना होता है और बांटना होता है। ऐसा भी मत बांटो कि टोटल पावर सबके हाथ से चला जाए, नहीं। एक इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, एक इफेक्टिव ऑथोरिटी होना चाहिए, जिसके वजह से कि पावर किसी एक इंसान के हाथ में या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में ना हो और सबके पास थोड़ा थोड़ा डिसीजन मेकिंग पावर हो, जिससे कि अपने काम को वो सही टाइम पे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर पाए, जिससे कि इंडिविजुअल गोल के साथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाए। आई होप बच्चों को समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अगर पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, अगर पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाएगा। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक फ्यू इंसान के हाथ में पावर होना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब टोटल पावर को सेग्रीगेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। टॉप लेवल पे थोड़ा पावर, मिडिल लेवल पे थोड़ा पावर और सुपरवाइजरी लेवल पे थोड़ा पावर। तो अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं बच्चों, आप मुझे खुद बताओ, सेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट और डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट? हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सेंट्रलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा, या डिसेंट्रलाइजेशन? आपका अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता तो आप क्या करते? आप खुद बताओ मुझे, कमेंट में लिख के देना मेरे को, मैं आपको आंसर बताता हूं। अगर वीडियो एक बार पॉज करना, कमेंट में लिखना, उसके बाद मेरा आंसर सुनना। आंसर ये है बच्चों कि वी नीड अ बिट ऑफ बोथ। वी नीड अ बिट ऑफ बोथ। कभी कभी हमको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा पावर, एंड कभी कभी हमको पावर डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। हर बार मेरे हाथ में पावर रहे इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, और हर बार मुझे पावर बांटना पड़े इट इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो इसीलिए कभी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट ट्रेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज गोइंग ऑन, जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूं, उसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि अभी के सिचुएशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है या सेंट्रलाइजेशन अच्छा है। तो उसी हिसाब से मुझे अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा और अपना प्रिंसिपल को आगे पीछे करना पड़ेगा। वही लिखा गया है, देखो, according to Fayol, a company must not be completely centralized or completely decentralized, but there must be a combination of both depending upon the nature and size of the organization. Nature, size, business environment को देख के हमको centralization and decentralization का एक छोटा सा combination बनाना पड़ेगा, जो हमको हमारे organization के गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये आंसर आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी मार्क करना इंपॉर्टेंट। इसमें और इसमें कोई सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन या फिर गैंगप्लैंक, इन तीनों कॉन्सेप्ट में से कोई एक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। कभी कभी तो दो क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए स्केलर चेन को समझते हैं। स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन होता है, इट मीन्स अ लाइन ऑफ ऑथोरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हायर टू लोअर रैंक। मतलब मेरे पास एक डायग्राम बना हुआ है, अब एक बार डायग्राम की तरफ देखिए। हायर टू लोअर ऑथोरिटी का एक चेन है, ऑथोरिटी का एक चेन है। इफ सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैज टू बी पास्ड, इट हैज टू बी पास्ड थ्रू द चेन, इट हैज टू बी पास्ड थ्रू द चेन। मतलब अगर ए टॉप लेवल पे है, इमेजिन करिए बच्चों, ए टॉप लेवल पे है, अगर ए टॉप लेवल पे है और उसको एफ तक कोई बात पहुंचाना है, उसको एफ तक कोई बात पहुंचाना है, तो ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, डी ई को बोलेगा और ई एफ को बोलेगा, जिससे कि टोटल ऑर्गेनाइजेशन में वो इंफॉर्मेशन पास होगा, जिससे कि हर सुपीरियर टू जूनियर वो इंफॉर्मेशन पास होते होते एफ तक आके पहुंचेगा। अब इमेजिन करो बच्चों, पी एक अलग ब्रांच में है और एफ एक अलग ब्रांच में है, तो पी को एक इंफॉर्मेशन एफ तक पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा? पी पहले ओ को बताएगा, ओ फिर एन को बताएगा, एन एम को बताएगा, एन एल को बताएगा, एल ए को बताएगा, फिर वो सर्कल ए से बी आएगा, बी से सी आएगा, सी से डी आएगा, डी से ई आएगा और ई से एफ आएगा। दिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशंस आर जनरली कैरिड आउट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द बिजनेस और एंटिटी। लेकिन क्या ऐसा हमेशा करना पॉसिबल है?
क्योंकि हर सिचुएशन में कभी ना कभी हर ऑर्गेनाइजेशन में कभी ना कभी कोई ना कोई इमरजेंसी तो आता ही है। तो अगर मान लो कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया जिस इमरजेंसी में मुझे ऐसा चेन फॉलो करने से बहुत लेट हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग डिले हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें हमको ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जिसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक मतलब if an information has to be passed, important information has to be passed, it gets delayed. So in case of emergency or urgent information, file permitted a shortcut in the chain is called gangplank. मतलब ये कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इन द इमरजेंसी सिचुएशन, जहां पे आप ये पूरा स्केलर चेन आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे करके आप पी से एफ तक नहीं पहुंच पाओगे, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाओगे, जिसको शॉर्टकट बोला गया। इधर ये है कीवर्ड शॉर्टकट। तो एक चेन में शॉर्टकट बनाना जरूरी पड़ेगा जिससे कि ओ डायरेक्टली, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं जिसमें ओ को ई के साथ कम्युनिकेट करना है, ओ को ई के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ओ क्या करता? ओ एन के पास जाता, एन एम के पास जाता, एम एल के पास जाता, एल ए के पास जाता, ए बी के पास जाता, बी सी के पास जाता, सी डी के पास जाता और डी फाइनली ई को बताता। लेकिन इतना टाइम मेरे पास नहीं था, इमरजेंसी का सिचुएशन है, इतना प्रोसीजर में फॉलो नहीं कर सकता। ई ओ डायरेक्टली ई के साथ कांटेक्ट करेगा, शॉर्टकट डायरेक्टली बताएगा ई को आके कि दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव टू पास टू यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, सो आई हैड टू ignore the protocols, I had to ignore the principle of scalar chain, and I created a gangplank so that I can come directly reach you and talk to you about our problems. I hope बच्चों आपको समझ में आया। So this was प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाई, समझ में आ रहा है पढ़ाई, और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है, एग्जांपल्स आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इस प्रिंसिपल में क्या होता है? इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड। ऑर्डर हमने हमेशा बचपन से सुना है, ऑर्डर जज बोलता है ना कोर्ट में, ऑर्डर, या फिर मतलब कोई ऑर्डर देता है, मम्मी ऑर्डर दे दिया, पापा ऑर्डर दे दिए, या फिर टीचर ऑर्डर दे रहे हैं, कोई सीनियर ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर का मतलब कमांड हमने हमेशा माना है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं होगा, ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं होगा। इट रेफर्स टू द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स दैट इज फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर कहीं नौकरी करते हो तो आपको एक क्यूबिकल मिलता है, एक फिक्स्ड प्लेस मिलता है बैठ के काम करने के लिए। ऐसा तो नहीं होता आज आप इधर काम करोगे, कल आप उधर काम करोगे, परसों आप उधर काम करोगे, उसके बाद वाले दिन उधर काम करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आप अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो काम करने के लिए, तो आपको एक स्पेशल प्लेस दिया जाता है, एक फिक्स्ड प्लेस दिया जाता है। वैसे ही हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस ऑफिस में हर चीज का अलग अलग जगह है। अगर आपको जिरोक्स करना है तो जिरोक्स का मशीन होगा, अगर आपको फैक्स करना है फैक्स करने का मशीन होगा, प्रिंट आउट निकालना है प्रिंटर का मशीन होगा, अलग अलग चीजों का अलग अलग जगह होगा। हर अगर आप किसी टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बात करना चाहते हो तो उनका एक अपना केबिन होगा, वहां पे नॉक करिएगा, अंदर जाइएगा, आपको पता है कि वहां पे बॉस बैठते हैं, उनके पास बात करने के लिए आपको वहां जाना है। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे हर चीज का, हर इंसान का, हर चीज का एक फिक्स्ड प्लेस होता है। तो उस फिक्स्ड प्लेस को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इधर उधर का काम नहीं, हर जगह का, हर चीज का एक फिक्स्ड जगह है, हर इंसान का एक फिक्स्ड जगह है। अगर आपको रीच आउट करना है तो आप उस जगह पे जाओगे। आई होप बच्चों आपको 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर वाला प्रिंसिपल समझ में आ गया। और 4 प्रिंसिपल है, चलिए बोर्ड को साफ करते हैं और प्रिंसिपल के साथ और आगे डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि हेनरी फ्योल लास्ट 4 प्रिंसिपल में क्या बताना चाहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं सेशन को। तो बच्चों बोर्ड साफ हो चुका है, नए प्रिंसिपल बोर्ड पे आ चुके हैं। चलिए नए प्रिंसिपल के साथ में देखते हैं कि क्या क्या नया प्रिंसिपल और क्या क्या नया प्रिंसिपल में क्या क्या नया टॉपिक्स हैं। चलिए 11 नंबर वाला प्रिंसिपल बताता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी रेफर्स टू द काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज। Employees will put their maximum effort only when they are treated with kindness and justice. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये बोलता है कि आपको काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट करना है, काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट करना है। वर्किंग कंडीशन सही तरीके से एम्प्लॉइज या फिर वर्कर को देने हैं, जिनको जहां पे उनको सिक्योरिटी मिले, जहां पे उनको सेफ फील करे, वो काम करने के टाइम पे उनको सेफ एंड सिक्योर फील कराना एज ए मैनेजर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है।
ट्रीटमेंट उनका जस्ट अनफेयर होना चाहिए, बिल्कुल अनफेयर ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं होना चाहिए। वर्किंग आवर्स उनका लिमिटेड होना चाहिए, जितना उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उतना ही वर्किंग आवर उनको देना चाहिए। एक्स्ट्रा काम उनकी तरफ से उनको दे के ओवर टाइम कराने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सिक्योरिटी, सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट चाहिए वर्कर्स को काम करने के लिए। सो दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इसके बारे में समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बच्चों सोचो कि आपके पापा कहीं पे नौकरी करते हैं, तो आप क्या करोगे? आप पापा के साथ जहां जहां पापा जाएंगे ट्रांसफर होके, वहां वहां आप पापा के साथ जाओगे। आप में से बहुत सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वो उनके पापा ऐसे ही ट्रांसफर होते भी होंगे, जॉब की तरह, जॉब के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो अगर आपके पापा हर 6 महीने में एक बार ट्रांसफर उनका हो जाए, इमेजिन करो वो प्लेस ए में आए, उन्होंने काम संभाला, प्लेस ए में वो काम करने लगे, लेकिन ठीक 6 महीने बाद उनको बोला गया आप एक काम करिए, प्लेस ए से निकल के प्लेस बी पे चले जाइए। ठीक है, उन्होंने पूरा सारी चीजें रैपअप करी, रैपअप करके आपको वहां उस स्कूल से निकाल के किसी दूसरे स्कूल में डाले और वापस आए किसी और शहर में, प्लेस बी में जाके फिर अपना उन्होंने काम शुरू किया, उन प्लेस बी वाले ऑफिस में काम करना शुरू किया। वैसे ही 4-5 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, वहां पे भी उनको बोल दिया गया कि अब चलिए आप प्लेस सी में जाके काम करिए। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, काम करने का स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, अक्वेंटेंस नहीं हो पाएंगे, आप अक्वेंट नहीं हो पाओगे एटमॉस्फेयर से और एनवायरमेंट से, तो आप काम सही से कैसे कर पाओगे? माइंड आपका फोकस कैसे होगा? तो इसलिए ये पॉइंट समझाता है, इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर्स। इतना जल्दी हम लोगों को निकालेंगे नहीं या फिर उनकी जगह से ट्रांसफर करेंगे नहीं। According to this principle, the management must provide the feeling of job satisfaction and security among the employees, because with the feeling of insecurity for the job, the employees cannot contribute to their maximum. अगर बार बार ट्रांसफर करोगे, अगर बार बार निकाल दोगे, लोगों को स्टेबिलिटी ही नहीं दोगे, सिक्योरिटी ही नहीं दोगे, तो इंसान के मन में आपके लिए सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा? आपके लिए काम करने का एनकरेजमेंट कैसे आएगा? काम करने का एनकरेजमेंट तब आएगा जब गुड वर्किंग कंडीशन होगा, एडिक्वेट सैलरी होगा, नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होगा। इतना फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली अगर आप ट्रांसफर करोगे तो माइंड का फोकस ही चला जाएगा इंसान का, तो एम्प्लॉयज आपके लिए मैक्सिमम आउटपुट कहां से निकाल के लाके देगा? तो इसीलिए इस पॉइंट या फिर इस प्रिंसिपल का मतलब यह है कि एक टेन्योर, एक समय, एक टाइम सेट करिए जहां पे कि आपको ट्रांसफर होगा, लेकिन इतने टाइम सर्व करने के बाद ही ट्रांसफर हो सकता है। सो दिस पॉइंट रेफर्स टू स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, जिसमें कि फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर्स नहीं होंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। फिर आता है इनिशिएटिव। इट रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। फॉर ऑल principles suggested that employees in the organization must be given opportunity to take some initiative in executing and making a plan. It gives satisfaction to the employees. सिर्फ काम करने को बोला जाए, सिर्फ बोला जाए कि आप ये काम कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आप अगर एम्प्लॉइज का इनपुट नहीं लोगे, वर्कर्स का इनपुट नहीं लोगे, शायद एम्प्लॉय के पास कोई शॉर्टकट है, शायद एम्प्लॉय के पास कोई एम्प्लॉइज के पास कोई इफेक्टिव टेक्निक है जिसको यूज करके वो काम कर सकता है और इजीली आउटपुट ज्यादा निकाल सकता है, कम समय में कॉस्ट इफेक्टिव आउटपुट निकाल सकता है। शायद एम्प्लॉइज उसके पास कोई ऐसा टेक्निक है, उसके दिमाग में कोई ऐसा टेक्निक आ गया है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा, सेल्फ पुश नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, उनके तरफ फेयर जजमेंट नहीं किया जाएगा, उनकी तरफ आप हाथ नहीं बढ़ाओगे, तो वो आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? और अगर आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके डेवलपमेंट में उनका हाथ क्या होगा? तो इसीलिए एम्प्लॉइज को हमेशा ट्रस्ट करना जरूरी है, एम्प्लॉइज को हमेशा पुश करना जरूरी है, सेल्फ मोटिवेट कराना जरूरी है उनको, जिसके वजह से वो एक एग्जिस्टिंग काम के लिए एक नया एग्जीक्यूट कर सके प्लान, एक नया रास्ता निकाल सके, जिसके लिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जल्दी से जल्दी इजीली हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। लास्ट पॉइंट है बच्चों, प्रिंसिपल, फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लास्ट वाले पॉइंट को देखते हैं, एस्पिरिट द कॉर्प्स। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है बच्चों, मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट। अगर 12 या फिर 11 खिलाड़ी एक टीम में खेल रहे हैं तो उनके बीच में यूनिटी जरूरी है, टीम स्पिरिट जरूरी है। अगर तू यहाँ पे ये कर दे रहा है तो मैं वहां पे वो कर दे रहा हूं। जैसे आपके घर पे मम्मी पापा आप सब मिलके, इमेजिन करो एक संडे है, आप लोग मम्मी पापा और आप तीनों मिलके घर की सफाई करने का प्लान करते हो।
तो मम्मी बोलती है मैं किचन का कर लेती हूँ, पापा बोलते हैं मैं बेडरूम का कर लेता हूँ, आप बोलते हो मैं ड्राइंग रूम का कर लेता हूँ। तो आपने क्या किया, चीजें बांट ली अपने अंदर। मम्मी ने जो बोला आपने हाँ बोल दिया, पापा ने जो बोला आपने हाँ बोल दिया, आपने जो बोला उन दोनों ने हाँ बोल दिया। तो दिस प्रमोट्स टीम स्पिरिट। आप तीनों एक टीम में काम कर रहे हो, एक टीम में हो। सो देयरफॉर जितना टीम स्पिरिट को प्रमोट किया जाएगा उतना कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएगा, उतना प्रॉब्लम्स कम हो जाएगा। सो इसलिए मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो टीम स्पिरिट को प्रमोट करे, यूनिटी एंड हार्मोनी को प्रमोट करे, जिससे कि कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आएगा। अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आने के लिए टीम स्पिरिट को प्रमोट करना बिल्कुल जरूरी है, बेहद जरूरी है। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट, मैनेजमेंट का एम्प्लॉय पे ट्रस्ट, वर्कर का एम्प्लॉय पे ट्रस्ट, एक टॉप लेवल का मिडिल लेवल पे ट्रस्ट, मिडिल लेवल का लोअर या फिर सुपरवाइजरी लेवल पे ट्रस्ट। हर इंसान के ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा। ट्रस्ट आने की वजह से कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इट विल मिनिमाइज द नीड ऑफ पेनल्टी। अब आप ठीक से काम नहीं करोगे तो पेनल्टी दिया जाएगा, तो इसलिए पेनल्टी का बात ही खत्म हो जाएगा। अगर ट्रस्ट आ जाएगा, काम करने के लिए आप लोग रेडी हो जाओगे एक साथ, एक जगह पे कंधे से कंधा मिला के। सो दिस वाज ऑल अबाउट फेयर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स 2 सेशन में मैंने आपको समझाए। अगर पहला वाला सेशन नहीं देखा है बच्चों तो पहले वाला सेशन प्लीज देख लेना वापस, और ये दूसरा वाला सेशन तो आप देख ही रहे हो। तो इसीलिए अगर आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है या फिर आपको थोड़ा सा भी मजा आया है सेशन में, तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे चाहिए तो आप प्लीज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। मैं इस नंबर पे आपको क्लास 11th या फिर क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें कि माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट इन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब उसमें अवेलेबल होगा। नोट्स का कोई प्रॉब्लम आपको अगर इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करते हो तो बिल्कुल नहीं होगा आज से। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्वयं मिश्रा ऑफिशियल के नाम पे फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं आपको एजुकेटिव कंटेंट 1 मिनट का 1 मिनट सेशन चलाता हूं, जिसमें मैं आपके बड़े बड़े टॉपिक्स को 1 मिनट में इजीली समझाने का कोशिश करता हूं। तो अगर आपको 1 मिनट में रिवीजन करना है तो प्लीज मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिए, बताइए हमको कि हम बीएसटी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के क्लासेस क्लास 12 के लिए बहुत रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं वीडियो। तो आप खुद तो देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को दिखाइए, और वीडियो पे कोई कमेंट जरूर करिएगा। अगर कुछ अच्छा कमेंट करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर कुछ बुरा कमेंट करेंगे तो अगले सेशन से उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों अपना ख्याल रखना, अगले सेशन में मिलते हैं, कॉन्सेप्ट को और आगे लेके जाएंगे और पढ़ाई को और इजीली बनाएंगे और इजीली समझ जाएंगे। चलिए बच्चों, टेक केयर, अगले सेशन में मिलता हूं।